फिजिक्स की सीरीज चल रही है, उसका ये सेकंड चैप्टर है, फिजिकल क्वांटिटी एंड द मेजरमेंट। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी एंड द मेजरमेंट। जैसा कि मैंने कई सारे कॉन्सेप्ट, मैप वगैरह और इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे कुछ, और साथ में कीवर्ड भी थे, कुछ इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी थे, तो उनको मैंने अपलोड किया, उनकी वीडियो। और लेकिन उसमें बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसको एक वीडियो में अपलोड कीजिएगा। तो आप लोगों के कहने पे ही मैं इस जो लेक्चर उसको अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा का पूरा एक बार में आपको कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा एक चैप्टर एक बार में आप उसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है। आप कुछ और बच्चों की जो कंप्लेंट्स वगैरह आते हैं, कुछ बोलते भी हैं बच्चे कि सर आप मेरा वाला नहीं करते हैं, आप मेरे मेरे कुछ पब्लिकेशन बताते हैं, कुछ राइटर्स के नेम बताते हैं। देखिए, मैं हर वो नहीं अपलोड कर सकता हूँ कि हर राइटर की जो बुक्स हैं वो अपलोड करूँ, लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ आपको कि अगर आप जो मैंने अपलोड किया है, कोई भी आपकी स्कूल्स में बुक चल रहे हैं, बहुत सारे स्कूल हैं, सब जगह अलग अलग बुक चलती हैं, तो कोई भी आपके राइटर है, कोई भी बुक है, पहले आप इसको देखिएगा, इससे अपने जो सारे कॉन्सेप्ट हैं उनको परफेक्ट कीजिएगा, क्लियर कीजिएगा, और आपके 100% जो कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हो जाएंगे। कोई भी बुक है, कोई भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। कोई भी नोट्स हैं आपके, वो सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आएंगी। ठीक है, पहले आप इसको देखिएगा पूरा का पूरा, जब जाके आपको वो सारी चीजें कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, वो समझ में आएंगी। अब इसमें क्या है, तो देखिएगा ध्यान से। और साथ में क्या है कि हो सकता है ये जो वीडियो है वो क्या हो, थोड़ा सा लंबा हो जाए, है ना। तो लेंदी होगा, तो आपको क्या करना है, जैसा मैं बताता हूँ, ब्रेक कर करके देखना है, बोर नहीं होना है। अगर बोर हो जाते हैं तो आप ब्रेक करके बंद कर दीजिए, नेक्स्ट उसे अगले दिन देखिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जैसा मैं बताता हूँ, आप हैबिट जनरेट कीजिएगा मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले देखने की। अगर आपने हैबिट अपनी लाइफ में जनरेट कर ली, चाहे आप वीडियो क्यों ना हो या फिर कोई अपने नोट्स है, कुछ भी आप स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या करोगे, आप 100% कर सकते हैं, आपको चीजें रिवाइज रहेंगी, याद रहेंगी। ठीक है, तो इस तरह से है। अब क्या है, देखिएगा, चलिए बात करते हैं। तो अगर ये जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर करिएगा, इससे हमको पता चलता है कि हाँ आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो लाइक जरूर करिएगा। और साथ में अगर कोई भी क्वेरीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, उनको आप कमेंट करके बताइएगा, तो उनका जो सॉल्यूशन है या आपकी क्वेरीज हैं, आपके डाउट्स हैं, वो मैं 100% क्लियर करूंगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन जैसे ही मैं रीड करूंगा कुछ टाइम बाद उसको आपको जो रिप्लाई है जरूर करूंगा। और साथ में क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हम भी मोटिवेट होते हैं आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए फिर तैयार रहेंगे, और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको बना के देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं डेंसिटी। तो कोई भी अगर सब्सटेंस है, अगर उसकी डेंसिटी की बात करते हैं, तो वो किससे रिलेट करती है, लाइटनेस और या हैवीनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि जो ऑब्जेक्ट है कितना हैवी है और कितना लाइट है, वो किससे रिलेट करती है, डायरेक्ट डेंसिटी से रिलेट करती है, कि कितना वो लाइट है और कितना वो हैवी है। ठीक है, तो लाइटनेस और हैवीनेस जो ऑब्जेक्ट की है वो डायरेक्ट रिलेट करती है, किससे करती है, डेंसिटी के साथ। ठीक है, तो ये हो जाता है। अगर आप कोई भी सब्सटेंस है, किसी भी सब्सटेंस की अगर डेंसिटी अगर आपको फाइंड करना है, तो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होती है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी कभी कभी आप रो से नोट करते हैं, रो इक्वल टू एम बाई वी। क्या होता है, एम बाई बी, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम बात करते हैं यूनिट की, कि यूनिट क्या होती है डेंसिटी की, तो मास की यूनिट क्या होती है। ठीक है, देखिए यहां ध्यान समझिएगा, रो इक्वल टू एम बाई वी, मास की यूनिट क्या होती है, केजी, वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर क्यूब। तो अगर एसआई यूनिट की बात करेंगे, क्या होती है डेंसिटी की, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये तो होती यूनिट किसकी, डेंसिटी की। अब इसमें क्या बात करते हैं कि जैसे कि अगर आपने डेंसिटी निकाला है, ठीक है, अगर आपने डेंसिटी निकाला है, तो मास पता होना चाहिए आपको। क्या पता होना चाहिए, अगर आपको जो डेंसिटी आप निकाल रहे हैं तो क्या पता होना चाहिए, मास पता होना चाहिए, साथ में वॉल्यूम पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम जैसे अगर बात करते हैं कि अगर आपको मेजरमेंट करना है किसका, कोई इर्रेगुलर बॉडी है, कोई इर्रेगुलर बॉडी है, क्योंकि रेगुलर बॉडी में आप क्या है कि जो वॉल्यूम है आप सिंपली वैसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास तो आप फिजिकल बैलेंस से आप उसको मेजर करके आप बता सकते हो, लेकिन बात आती है वॉल्यूम की, तो आप वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। अगर कोई रेगुलर बॉडी है, रेगुलर सॉलिड है, उसका तो आप मास जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो सिंपली वे में फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं रेगुलर जो सॉलिड होते हैं उनको फाइंड करने के लिए, जैसे क्यूब है, क्यूबाइड है, स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल शेप है। तो ये क्या है, इसकी वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं। लेकिन अगर शेप आपकी इस तरह से दे रखी हो, मान लो सॉलिड है, इस तरह से दे रखा है,
ठीक है। तो आप क्या इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। क्यों? इररेगुलर है। किस तरह से आप इसका वॉल्यूम फाइंड करोगे? तो वही है। तो अब जो फर्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि इररेगुलर बॉडी का जो डेंसिटी है वो किस तरह से हम फाइंड करेंगे। ठीक है, किस तरह से हम फाइंड करेंगे? तो दो मेथड है। एक तो मेथड है कि मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा यूरेका कैन की। इन दोनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं, या तो मेजरिंग सिलेंडर या फिर यूरेका कैन। तो क्या है कि जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी की हेल्प से हम समझेंगे कि किस तरह से इररेगुलर जो सॉलिड है, इररेगुलर बॉडी है, उनका हम क्या डेंसिटी या फिर डेंसिटी को किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा, समझिएगा। बात करते हैं फर्स्ट एक्टिविटी। तो फर्स्ट एक्टिविटी में क्या है, ध्यान से देखिएगा। हम इररेगुलर बॉडी की जो डेंसिटी है उसको फाइंड कर रहे हैं, किसकी हेल्प से? मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से। तो मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से हम फाइंड कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि पहले आपको क्या लेना है, एक सिलेंडर लेना है। पहले क्या लेना है आपको? एक सिलेंडर लेना है। तो आपने एक इस तरह से एक सिलेंडर लिया। ठीक है, आपने एक सिलेंडर लिया। उसमें क्या है कि प्योर वाटर उसमें आपने क्या कर दिया, जो वाटर है आपने कुछ वाटर उसमें क्या कर दिया, पोर्ड कर दिया। मीन्स आपने वाटर फिल्ड कर दिया, भर दिया आपने। और यहाँ से जो आप मेजरमेंट है जो देख रहे हैं यहाँ पर, आपने मेजर कर लिया कि इनिशियल टाइम में जो उसकी रीडिंग थी, कितना यहाँ पर उसका वॉल्यूम था। तो इनिशियल में आपने क्या चेक किया, कितना वॉल्यूम है। इसके बाद जिस बॉडी का, जो भी आपकी बॉडी है जिसका आपको फाइंड करना है, क्या करना है, जिसको आपको, जिसके आपकी डेंसिटी फाइंड करना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, उसको इसमें एक थ्रेड से, एक स्ट्रिंग से बांध के इसमें आपने बॉडी उसको डाल दिया। कुछ भी हो सकता है, मान लो एक सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड है। सॉलिड में क्या, कोई आपका स्टोन है ना, सॉलिड में क्या है, स्टोन है कोई भी। तो स्टोन को आपने, पीस ऑफ स्टोन को एक थ्रेड से, रस्सी से बांध के इसमें अंदर डाल दिया। अब जैसे आप देखोगे तो रीडिंग क्या हो जाएगी, इसकी चेंज हो जाएगी। तो उस कंडीशन में आपको रीडिंग देखनी है कि कितना उसका वॉल्यूम है। इनिशियली क्या होगा, इनिशियली आपने जैसे मान लिया कि मान लो मेरा जो इनिशियल वॉल्यूम था V1 था, वो फाइनल वैल्यू जो हमारा जो रीडिंग आया, कितना आया, वॉल्यूम कितना आया, V2 आया। तो अब क्या करोगे आप, जैसे ही आप इन दोनों को सेपरेट करोगे, मींस B2 माइनस B1। तो B2 माइनस B1 आपका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द स्टोन, जिसकी आपको डेंसिटी फाइंड करनी थी। तो बस प्रॉब्लम यही आ रही थी, क्योंकि वॉल्यूम आप फाइंड नहीं कर पा रहे थे। मास तो आप फाइंड कर सकते हो ना, मास तो आप किससे फाइंड कर सकते हो, जो फिजिकल बैलेंस होता है उसकी हेल्प से उसका मास फाइंड कर सकते हो। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, डेंसिटी क्या आ जाएगी आपकी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, B2 माइनस B1। तो इस तरह से जो स्टोन है जिसकी आपको डेंसिटी फाइंड करनी है, मास आप फिजिकल बैलेंस से कैलकुलेट कर सकते हो, और वॉल्यूम किससे फाइंड कर सकते हो आप कर सकते हो मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से। तो ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड, यूरेका कैन की। क्या है, यूरेका कैन। तो यूरेका कैन की हेल्प से किस तरह से आप एक इररेगुलर सॉलिड का जो वॉल्यूम है फाइंड कर सकते हो। तो पहले यूरेका कैन के बारे में समझिएगा, क्या है यूरेका कैन। तो यूरेका कैन पहले आप समझिएगा ध्यान से, क्या है कि एक साइंटिस्ट का आपने नाम सुना होगा, आर्किमिडीज। तो आर्किमिडीज सर थे, उन्होंने इसका जो इन्वेंशन वो किया था। क्या है कि एक जो यूरेका कैन है, तो यूरेका कैन एक टाइप का, क्या है, कंटेनर है। ये क्या है, एक कंटेनर है। तो उन्होंने क्या किया था, इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया। इसमें क्या किया, इसको बिल्कुल फिल्ड कर दिया, ऊपर तक फिल्ड कर दिया, और यहाँ पर एक उन्होंने एक ऑब्जेक्ट इसमें डाला। तो ऑब्जेक्ट डाला, तो जितना पूरा ऊपर तक फिल्ड किया था, तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ इसका जो वाटर, पानी भरा हुआ था, जो इसका वाटर था, वो क्या हुआ, डिस्प्लेस्ड हुआ। तो जो वाटर, कोई भी लिक्विड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे इन्होंने वाटर फिल्ड किया तो वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ। फिर इन्होंने चेक किया, जो इसमें ऑब्जेक्ट डाला था, जो उसका वॉल्यूम था, वो जितना वाटर इसमें डिस्प्लेस्ड हुआ उसके इक्वल था। तो इस तरह से उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया, और वो चिल्लाते हुए गलियों में पहुंच गए और चिल्लाने लगे, यूरेका यूरेका यूरेका। यूरेका का मतलब क्या होता है, यूरेका का मतलब क्या होता है, यूरेका का मतलब भी होता है आई हैव फाउंड इट। क्या होता है यूरेका मतलब, आई हैव फाउंड इट। तो यूरेका जो कैन है, उसको एक कंटेनर भी बोला जाता है, कंटेनर है, या डिस्प्लेसमेंट वेसल भी बोला जाता है, या फिर ओवरफ्लो जार भी बोला जाता है। तो ये सारे नाम है यूरेका के। यूरेका को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट वेसल या फिर ओवरफ्लो जार। ठीक है, तो ये हो गया, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, कुछ और भी जो मैंने कॉन्सेप्ट कुछ अपलोड किए हैं, अलग से वीडियो अपलोड किए हैं कुछ चीजों की, तो आपको और ब्रीफली उनमें आपको जानकारी लेनी, अच्छे समझना है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। वो भी मेरे द्वारा ही बनाए हुए हैं, और सारे बहुत, क्योंकि उसमें टाइम लेके मैंने बनाया है, इसमें थोड़ा सा स्पीड भी हो सकती है, लेकिन वो मैंने टाइम लेके बनाया और पूरा एक्सप्लेन किया है। यूरेका कैन का भी जो एक्सपेरिमेंट है वो मैंने उसको अपलोड किया है, तो आप देखिएगा।
डेंसिटी इरेगुलर सॉलिड के लिए वो भी मैंने पूरा अपलोड किया है, तो देखिएगा ध्यान से। तो अब इसमें क्या है कि जो एक्सपेरिमेंट है, इस तरह से जो एक्टिविटी सेकंड वाली एक्टिविटी है, उन्होंने क्या लिया, यूरेका कैन के थ्रू हम इरेगुलर जो सॉलिड है उसका मेजरमेंट कर रहे हैं, किसका, वॉल्यूम का। तो क्या हुआ, यूरेका कैन, एक यहाँ पे जो यूरेका कैन है, इसमें क्या है, जिस सॉलिड का जिस सॉलिड जो इरेगुलर सॉलिड है या फिर स्टोन है, ठीक है, उसका हमको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। उसको इसमें डाला, तो डालेंगे तो क्या होगा, जो नीचे एक और कंटेनर लगा रखा है जिसको आप सिलेंडर बोल सकते हो, सिलेंडर एक लगा रखा है, तो इसमें क्या है, जैसे ही डाला और पूरा ऊपर तक भरा तो कुछ ना कुछ उसका वॉल्यूम क्या होगा, डिस्प्लेस्ड होगा और इस कंटेनर में आ जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इसमें स्केल भी है, स्केल बनी हुई है जिससे आप मेजर कर सकते हो कितना इसका वॉल्यूम हुआ। तो जो स्टोन है उसका यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा, किसकी हेल्प से, यूरेका कैन की हेल्प से। ठीक है, तो इस तरह से यूरेका कैन की हेल्प से जो वॉल्यूम है वो फाइंड हो गया। अब मास था, तो मास कैसे फाइंड करोगे, वही सेम मेथड, मास आप किससे फाइंड करोगे, मास विद द हेल्प ऑफ फिजिकल बैलेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे आपने स्टोन अंदर डालते हो तो ओवरफ्लो होने लगता है, किसका, जो वाटर है वो ओवरफ्लो हो जाता है, और इस वाले में क्या हो जाता है, फिल्ड हो जाता है, किसमें, सिलेंडर में फिल्ड हो जाता है। ठीक है, तो जो रिकॉर्ड यहाँ पर किया गया, जो रिकॉर्ड वॉल्यूम किया गया, वो वॉल्यूम किसका होगा, स्टोन का होगा। इस तरह से वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी फिर फाइंड कर लेंगे, किसकी, स्टोन की, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, यूरेका कैन की जो हेल्प से आपने निकाला, मास क्या होगा, फिजिकल बैलेंस की हेल्प से जो आपने कैलकुलेट किया होगा। तो इस तरह से इरेगुलर सॉलिड की जो दो मेथड है डेंसिटी फाइंड करने की, एक तो मेजरिंग सिलेंडर, दूसरा यूरेका कैन है। तो ये हो गया। अब चलिए बात करते हैं कुछ, इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं, काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो एग्जाम्पल भी समझिएगा, ध्यान समझिएगा, क्या है कि मेजरिंग सिलेंडर इज फिल्ड विद द 50 ml ऑफ वाटर। तो एक मेजरिंग सिलेंडर है जो कि 50 ml वाटर से भरा हुआ है। अब इसके बाद ये सॉलिड विद मास, एक सॉलिड दे रखा है जिसका मास दे रखा 16 kg, एंड देन लोवर इनटू द सिलेंडर, उसको सिलेंडर के अंदर डाला गया। तो राइस होता है उसके लेवल में कितना होता है, 58 ml। तो पहले जो मास ऑफ द सॉलिड कितना दे रखा है, ये दे रखा है। इनिशियल वॉल्यूम क्या था, वाटर का क्या था इनिशियल वॉल्यूम, 50 ml, और फाइनल में क्या हुआ, 58 ml हो गया, इस तरह से। तो अब इसके बाद क्या किया कि अब चेंज इन जो अब जो लेवल है, लेवल कितना इंक्रीज हुआ है, वाटर का लेवल कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अगर आपको फाइंड करना है, तो वॉल्यूम अगर सॉलिड आपको फाइंड करना है तो कैसे करते हैं कि जब इनिशियल वॉल्यूम कितना है और फाइनल वॉल्यूम कितना है, फाइनल कितना हो गया, V2 हो गया, इनिशियल कितना है, V1 है, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड निकल के आ जाएगा। तो वही है कॉन्सेप्ट, वही है। ठीक है, क्या करेंगे, जो वॉल्यूम है सॉलिड का इस तरह से आप फाइंड कर लेंगे, तो वॉल्यूम निकल के आ गया। अब इसके बाद डेंसिटी ऑफ सॉलिड भी फाइंड कर सकते हैं, क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास कितना दे रखा है, 16 kg दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16/8, 16/8 क्या आ जाएगा, 2 kg पर ml। तो यहाँ पर kg होगा, ठीक है, एक थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है, क्या होगा, kg होगा, है ना, क्योंकि kg में दे रखा है, क्या होगा, kg पर ml। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड आपने फाइंड कर ली, ये एग्जाम्पल है। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल्स आपके अगर बुक्स में दे रखे हैं तो उनको लगाइएगा और अपने आप चेक कीजिएगा कि कितने आपको समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा कुछ एक और एग्जाम्पल है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, हाँ समझिएगा इसको भी। तो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2। तो इसमें देखिएगा क्या है कि अब क्या है कि एक किसके बाद बात करते हैं, दूसरा है एक चाइल्ड फाइंड द मास ऑफ द आयरन नेल। तो आयरन नेल है एक, तो ही देन टेक्स 10 सच आइडेंटिकल नेल्स। तो एक 10 आइडेंटिकल नेल्स हैं और भी जेंटली प्लेस्ड इनटू द यूरेका कैन। अब इसको यूरेका कैन में एक बच्चे ने क्या कर दिया, यूरेका कैन में कितने हैं नेल्स, टोटल आपकी जो नेल्स है कितनी है, 10 नेल्स है ना। तो इसके बाद क्या है कि वाटर ओवरफ्लो होने स्टार्ट हो जाता है। तो वाटर ओवरफ्लो हो रहा है, तो इसके बाद जो रीडिंग वो देखता है, रीडिंग कितनी हो जाती है, 9 ml। ठीक है, तो रीडिंग कितनी हो जाती है, 9 ml। तो इसके बाद डिटरमाइन करना है, क्या पता लगाना है, उसकी डेंसिटी पता लगाना है, किसकी, आयरन नेल की। तो ये है। अब इसके बाद बात करते हैं, समझिएगा ध्यान से। तो अब इसके बाद क्या, मास दे रखा है, किसका, नेल का दे रखा है। एक नेल का जो मास दे रखा है 7 ग्राम दे रखा है। इसके बाद अगर वॉल्यूम की बात करेंगे हम, किसकी, जो वॉल्यूम हमारा डिस्प्लेस हो रहा है किसकी वजह से, 10 जो नेल है जब उसमें डालते हैं तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है, वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हो रहा है कितना हो रहा है वॉल्यूम। इसके बाद बात करते हैं, हाँ, तो क्या है कि वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हो रहा है किसकी वजह से, 9 जो नेल्स है उसकी वजह से कितना हो रहा, जो डिस्प्लेस नहीं कितना है,
कि टोटल जो कलेक्ट हो रहा है या फिर डिस्प्लेस हो रहा है मेजरिंग सिलेंडर में, तो कितना हो रहा है 9 ml। अगर हम बात करते हैं एक अगर नेल के लिए अगर वॉल्यूम निकालना चाहें क्या होगा 9/10, क्योंकि टोटल कितने नेल है 10 है, क्योंकि जो वॉल्यूम है 10 जो नेल है उसका वॉल्यूम किसके इक्वल है 9 ml के इक्वल, तो एक के लिए निकालेंगे क्या आएगा 9/10। तो इस तरह से जो वॉल्यूम है एक नेल का वॉल्यूम आ गया, और उसका मास तो दे रखा था, कितना दे रखा है 7 kg, सॉरी 7 ग्राम दे रखा है। तो इस तरह से आप डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है, ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरह से आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हो। वही कॉन्सेप्ट है, जितना का जितना वॉल्यूम होगा, जो भी ऑब्जेक्ट आपने प्लेस्ड किया, जो भी ऑब्जेक्ट आपने यूरेका कैन में प्लेस्ड किया, उतना का उसका वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम होगा उतना जो लिक्विड होगा उतना डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। वाटर डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, वो डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, क्लियर रखिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर फाइंड करना है तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा, इसको भी ध्यान समझिएगा। तो क्या है कि इसको तो हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, लिक्विड है तो उसका मास भी फाइंड कर सकते हैं आप, किससे, फिजिकल बैलेंस से आप मास फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दो ही चीज आपको कैलकुलेट करना है, एक तो मास करना है, दूसरा वॉल्यूम करना है। तो लिक्विड है, फिजिकल बैलेंस से मास कैलकुलेट हो गया। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। वॉल्यूम के लिए देखिएगा कि आप कोई कंटेनर या फिर सिलेंडर है, उसमें रीडिंग वगैरह आप चेक करके उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मेजरिंग सिलेंडर उसमें आपने क्या किया, उसमें फिल्ड कर दिया, आपने क्या किया, उसमें फिल्ड किया है। तो फिल्ड करने के साथ साथ तो अब उसके बाद जो इनिशियली जो उसका वॉल्यूम था वो आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। इनिशियली वॉल्यूम था वो फाइंड कर दिया, इसके बाद जो फाइनली वॉल्यूम है वो भी फाइंड कर लेंगे आप। तो इस तरह से आप क्या फाइंड कर सकते हो, उसका जो वॉल्यूम है वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिएगा, अब इसके बाद अगर लिक्विड की बात करेंगे, ठीक है, तो इनिशियली मान लो दे रखा है कि हमारा, अगर देखिएगा, हाँ, तो इसमें क्या है कि अब आपने क्या फाइंड किया, फिजिकल जो बैलेंस है उसका मास फाइंड कर लिया। तो फिजिकल बैलेंस से मास फाइंड कर लिया। अब इसके बाद आप क्या फाइंड कर सकते हो, इसका वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हो। किस तरह से, इस तरह से मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से। तो इनिशियल में आपने रीडिंग देखी कितनी है, ठीक है, जब इनिशियल में आपने रीडिंग देखी कितनी है, फिर इसके बाद फाइनल आप रीडिंग उसकी चेक कर सकते हो कितना उसका वॉल्यूम है, ठीक है। मास भी इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। मास में क्या दे रखा है, मान लो इनिशियली जो हमारा इम्पटी जो सिलेंडर था उसकी रीडिंग थी m1, है ना, और जब उसको आपने फिर मेजर किया, जब फिल्ड करने के बाद मेजर किया तो उसकी रीडिंग क्या आई है, मान लो m2 आई है। तो m2 रीडिंग आई है, तो आप अगर मास को कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, m2 माइनस m1। तो इस तरह से क्या होगा, m2 माइनस m1 मीन्स m2 माइनस m1। तो इस तरह से आप मास भी कैलकुलेट कर सकते हो। फिजिकल बैलेंस में आपने क्या किया, पहले तो आपने क्या किया, जो इम्पटी सिलेंडर था उसका आपने मेजरमेंट किया, तो मान लो m1 आया, ठीक है। फिर आपने जो फ्लूइड है, जो आपने जो लिक्विड है उसको भरने के बाद, उसमें फिल्ड करने के बाद उसका मास निकाला, वो क्या है m2 आया। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा, मास ऑफ द लिक्विड कैलकुलेट हो जाएगा। और वॉल्यूम इसका रीडिंग से आप चेक करके बता सकते हैं कितना वॉल्यूम है। तो इस तरह से डेंसिटी आ जाएगी आपकी। डेंसिटी क्या हो जाएगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास क्या है, m2 माइनस m1 अपॉन b। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो ये हो गया। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि क्या होता है कि इस तरह से इसमें कॉन्केव और कॉन्वेक्स एक जो फॉर्म है, कर्व टाइप का इस तरह से बनता है। जो भी लिक्विड आप फिल्ड करोगे इस तरह से बनता है। ये कॉन्केव हो गया, इस तरह से बनता है, कॉन्वेक्स बनता है। तो वहां पर आपको मेजरमेंट कैसे करना है, इस तरह से मेजरमेंट करना है। ये वाला पोर्शन लेना है, ठीक है, कौन सा लेना है, यहाँ पर ये टच करने वाला ये है। तो ये वाली रीडिंग लेनी है, ना कि यहाँ से लेनी है। जैसे ये दे रखा ऊपर, तो ये जो कर्व जहां पर बन रहा है, जहां पर कर्व बन रहा है, तो यहाँ से रीडिंग लेनी है। एक बार और बताता हूँ, जैसे इस तरह से, तो आपको रीडिंग कौन सी लेनी है, ये वाली। इधर बन रहा है तो कौन सी रीडिंग लेनी है, ये वाली रीडिंग लेनी है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, समझिएगा। अब इसके बाद देखिए, पेशेंस, आपका जो पेशेंस है बना के रखिएगा। अगर पेशेंस नहीं रहेगा तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा बोर हो रहे हैं तो बाद में घूम फिर के इसको देखते रहिए, लेकिन देखिएगा जरूर, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो जाता है। अब देखिएगा, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिएगा, तो क्या अब हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, किस तरह समझेंगे। देखिए क्या है कि अगर बात करते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम दे रखा है, यहाँ पर एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम डेंसिटी क्या है, दे रखी है 2700 क्या है, केजी पर मीटर क्यूब। आयरन की दे रखी है 7800 केजी पर मीटर क्यूब। और इसकी आइस की दे रखी है, ये सारी क्या है, आइस की क्या है
20 kg पर मीटर क्यूब। यह क्या है कि अगर हम बात कंपेयर करेंगे तो जो एल्युमिनियम है उसकी डेंसिटी क्या है, कम है, किससे, आयरन से। और एल्युमिनियम की डेंसिटी किससे ज्यादा है, जो आइस है उससे ज्यादा है। तो यहाँ पे जो टेबल दे रखी है, डेंसिटी की टेबल दे रखी है, आपको याद नहीं करना है, मैं ऐसा बता रहा हूँ कि अगर इस तरह से लिखा हो तो आप समझ सकते हो कि किस तरह से आप डेंसिटी को क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि इतनी सारी जो डेंसिटी होती है उनको याद करना या दूसरे मटेरियल के साथ कंपेयर करना, दूसरे सब्सटेंस के साथ कंपेयर करना इतना पॉसिबल नहीं है, काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, जो डेंसिटी है, बहुत से जो सब्सटेंस है उसको निकाला है, किसके बेसिस पे, उनको निकाला है रिलेट करके, किससे, डेंसिटी ऑफ द वाटर। क्या कैसे निकाला है, डेंसिटी ऑफ द वाटर से रिलेट करके उसको निकाला है, कंपेयर करके निकाला है। तो जो वाटर को रिलेट करके या वाटर से कंपेयर करके जो डेंसिटी आती है उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। मींस वाटर के साथ कंपेयर करके जो सब्सटेंस की डेंसिटी निकलती है उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की अगर फाइंड करनी है तो क्या होगी, कौन सी फाइंड करनी है, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर की डेंसिटी है किस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये जो पॉइंट है आप याद रखिए। 4 डिग्री क्या होती है, 4 डिग्री पे जो वाटर की डेंसिटी होती है वो क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है। एनोमलस नेचर या फिर एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर भी शो करता है, आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में, ठीक है। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है, किसकी, वाटर की होती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसके साथ कुछ और बात करते हैं, जैसे कि आपने ये तो फाइंड कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब डेंसिटी क्या होती है, आपने पीछे पढ़ा था, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मींस मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ द मास ऑफ द सब्सटेंस वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। तो इसको मैं यहां पर बताता हूं, देखिएगा ध्यान से कि डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो आपने देखा था ना पीछे। और रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी क्या निकल के आएगी, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, यही होता है। तो डेंसिटी की जगह पे क्या रख सकते हो, मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। यहां पे क्या आएगा, मास ऑफ द वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो क्या होते हैं, दोनों की जो वॉल्यूम है, सब्सटेंस है हमारा जिसकी आप डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी आप फाइंड कर रहे हैं, और जो वाटर है उसका भी वॉल्यूम क्या रहता है, सेम होता है। तो वॉल्यूम से जो वॉल्यूम है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी, और क्या आ जाएगी, किस फॉर्म में आ जाएगी, मास ऑफ द सब्सटेंस टू द मास ऑफ द वाटर। तो दोनों फॉर्म में आ जाएगी डेंसिटी, किस फॉर्म में आ जाएगी, किस फॉर्म में आ जाएगी, मास ऑफ द सब्सटेंस टू द मास ऑफ द वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो दो फॉर्मूले, एक तो ये है रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, और मास के फॉर्म में निकालना है तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सब्सटेंस टू द मास ऑफ द वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं यूनिट की, यूनिट क्या होगी इसकी, देखिए ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो यूनिट क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, कोई यूनिट नहीं रहेगी। तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं रहती है, ये यूनिट लेस रहता है। इसमें भी मास में भी देखिए ऊपर ही मास है नीचे ही मास है, ऊपर सब्सटेंस का मास है नीचे वाटर का मास है, तो डेंसिटी कुछ भी नहीं रहती है। तो ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसकी कोई यूनिट नहीं रहती है। अब अगर हम बात करते हैं कि देखिएगा, जैसे आपने वाटर देखा था, यहां पर समझिएगा इस चीज को ध्यान से, यहां पर क्या देखा था, डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो जो वाटर की डेंसिटी आपको याद रखनी है, वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये है। और क्या होता है, अगर इसको आप किस में निकालना चाहें, आप इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालना चाहें। क्यों निकालना चाहें, क्योंकि एक रिलेशन आता है, कभी कभी इंपॉर्टेंट रहता है कि एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम, कौन कौन सिस्टम होते हैं, एमकेएस और सीजीएस। क्या होते हैं, सीजीएस। एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, मींस जो हमारा एम है वो क्या है, मीटर, एम का मतलब मीटर, और के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकंड। तो टाइम का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो एम का मतलब क्या है, मीटर, और के का मतलब किलोग्राम। तो अभी मैंने आपको बताया क्या है कि जो वाटर की डेंसिटी होती है क्या होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे देखो मीटर भी आ रहा है और किलोग्राम भी आ गया, तो ये किसमें हो जाएगा, एमकेएस सिस्टम के अंदर आ जाता है। अगर पूछा जाए कि सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करो, तो सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब वही सेकंड, तो सेकंड की कोई जरूरत नहीं है। मींस ग्राम और
सेंटीमीटर में आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो एक डेरिवेशन होता है, ड्राइव रिलेशन बिटवीन द सीजीएस एंड एमकेएस सिस्टम। तो सीजीएस और एमकेएस सिस्टम आप याद रखिएगा। अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो आप एक दो बार और रिपीट करके इसको देखिएगा, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है सीजीएस और एमकेएस सिस्टम। अब आपको चेंज करना बताते हैं किस तरह चेंज करना है, देखिएगा। तो अगर दे रखा मान लो 1000, जो डेंसिटी है किसकी, वाटर की, वो दे रखी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये दे रखा है। चेंज करोगे तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा इंटू 1000, किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा ये। और नीचे क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 इंटू 100 इंटू 100, ये हो गया। इस तरह से कितनी जीरो है, 2 2 4 2 6 ऊपर है, देखो 3 3 6 6 ऊपर है 6 नीचे है, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया। तो दो फॉर्म में डेंसिटी आपकी, आप दोनों में याद रख सकते हैं, किसी में भी याद रखिएगा। तो क्या है, एक तो है अगर सीजीएस सिस्टम की बात करें तो सीजीएस में क्या होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, दोनों ही फॉर्म याद रखिएगा, बिल्कुल याद होनी चाहिए। कभी कभी न्यूमेरिकल में फंस जाते हो तो वहां पर आपको याद रखना है कि किलोग्राम में दे रखा है या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है। तो अगर किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब में अगर निकालना हो तो इस तरह से दे रखी है, डेंसिटी क्या होती है वाटर की 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ग्राम में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाता है बात किसकी, रिलेटिव डेंसिटी की। तो चलिएगा आप बात करते हैं, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। दे रखा है कि एक कोल है, कोल पीस है, उसका मास दे रखा है 40 ग्राम दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 30 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसकी जो क्या है डेंसिटी फाइंड करनी है और साथ में रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करनी है। तो डेंसिटी क्या होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्या होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास कितना दे रखा है 40 ग्राम और वॉल्यूम कितना दे रखा है 30 ग्राम। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर ये आएगा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा एक बार इसमें। तो क्या होगा 40/30 किसमें आएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करना है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ द कोल, क्योंकि कोल की आपको फाइंड करना है। तो डेंसिटी ऑफ द कोल अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो इस तरह से होगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपने डेंसिटी निकाली ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकाली है, तो क्या रखना पड़ेगा, जो वाटर की डेंसिटी है वो भी रखनी पड़ेगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो इस तरह से क्या आ जाएगा 1.33, और नीचे क्या रखोगे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से जो डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी है, दोनों ही आपने फाइंड कर ली। तो ये है। अब इसके बाद और भी चीज देखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट टॉपिक की। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, रिलेटिव डेंसिटी बोतल। इसको कहीं कहीं बोला जाता है आरडी बोतल। क्या बोलते हैं इसको, आरडी बोतल। जिसका यूज करते हैं रिलेटिव डेंसिटी, किसी भी लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करने के लिए, रिलेटिव डेंसिटी या फिर डेंसिटी फाइंड करने के लिए इसका हम आरडी बोतल का यूज करते हैं। इस आरडी बोतल को एक स्पेशल बोतल भी बोला जाता है या स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल भी बोला जाता है। तो इस बोतल को आप इसका नाम याद रखिएगा, क्या है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल या स्पेसिफिक या स्पेशल बोतल, ठीक है, या आरडी बोतल। क्वेश्चन में क्योंकि न्यूमेरिकल्स जब आप करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे तो वहां पर आरडी बोतल लिखा हुआ आएगा, तो आरडी में आपको ये समझना रिलेटिव डेंसिटी बोतल ही है। तो इसका जो फंक्शन है, अरेंजमेंट है, इस तरह समझिएगा, ध्यान समझिएगा, क्योंकि अरेंजमेंट ही काफी इंपॉर्टेंट है। पहले क्या करते हैं, एक सिंपल एक बोतल लिया, ठीक है, इस तरह से आपने एक बोतल ली और एक गिलास बोतल लेते हैं। तो गिलास बोतल को क्या करते हैं, इसमें आपने इसमें कोई भी लिक्विड या मान लो वाटर, आपने पानी को फिल्ड किया। जैसे फिल्ड करेंगे इसके बाद स्टॉपर लगा देते हैं, लेकिन जो पानी है आपको ऊपर तक फिल करना है। कहाँ तक करना है, ऊपर तक फिल्ड करते हैं, इसमें कंप्लीटली फिल्ड करना चाहिए, पूरा का पूरा फिल्ड करते हैं इसको, ठीक है। लेकिन फिल्ड करने से पहले कभी कभी इसको साफ तो करते हैं, बहुत अच्छे साफ करते हैं, क्योंकि जिस आपको लिक्विड की अगर आपको डेंसिटी अगर फाइंड करनी है तो अच्छे साफ नहीं करेंगे तो कुछ इंप्योरिटीज वगैरह मिल जाएंगी, बहुत से फैक्टर्स वगैरह होते हैं। तो अच्छे से उसको साफ करते हैं। साफ करने के बाद आपने लिक्विड फिल्ड किया और ऊपर से स्टॉपर लगा दिया। स्टॉपर में क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब होती है। तो ट्यूब क्या होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, तो वो क्या हो जाता है, वो कैपिलरी जो ट्यूब है उसके थ्रू बाहर ड्रेन आउट हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से जो स्टॉपर लगाया तो इसमें जो कैपिलरी ट्यूब है उसके थ्रू क्या हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है। फिर इसमें क्या बचता है, एक फिक्स वॉल्यूम बचता है, किसके अंदर, एक बोतल के अंदर फिक्स वॉल्यूम बचता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, फाइंड करते हैं। तो अब देखिएगा कुछ इसका जो मेन
पर्पज है किस तरह से आप फाइंड करेंगे रिलेटिव डेंसिटी, किस तरह से फाइंड करेंगे आरडी बोतल की हेल्प से, वो एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। तो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, ध्यान से देखिएगा। चलिए आप बात करते हैं आरडी बोतल। तो इसमें क्या देखिएगा, तो क्या है कि डेंसिटी फाइंड करनी है किसकी, एक लिक्विड है उसकी डेंसिटी फाइंड करनी है किसकी हेल्प से, आरडी बोतल की हेल्प से, रिलेटिव डेंसिटी बोतल की हेल्प से फाइंड करनी। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो बोतल है, बोतल को साफ किया, अच्छे से साफ करने के लिए डिस्टिल वाटर से साफ करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको इम्प्यूरिटीज वगैरह सब हट जाए। तो डिस्टिल वाटर से क्या किया, उसको साफ किया, डिस्टिल वाटर से साफ करने के बाद फिर सुखाते हैं, सुखाने के बाद जिसकी आपको जिस भी लिक्विड की आपको डेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, इसके अंदर जिस लिक्विड की आपको डेंसिटी फाइंड करनी है तो उसको इसमें डाल देते हैं, ठीक है, इसको उसमें क्या करते हैं, फिल्ड करते हैं। तो फिल्ड किया, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, जब इम्पिटी होता है उसका हम जो बोतल है हमारी, जो बोतल उसका हम मेजरमेंट भी करते हैं कि कितना उसका मास है, कितना उसका मास है, मास भी कैलकुलेट करते हैं, किससे, फिजिकल बैलेंस से उसका मास भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर इसके बाद जब डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं फिर उसका मास कैलकुलेट करते हैं। मान लो इनिशियली जब इम्पिटी थी उसका मास क्या आया, M1 आया, जब वाटर पानी भरने के बाद उसमें डालने के बाद क्या आया, उसका M2 आया। तो क्या करना है, जो वाटर आपने डिस्टिल्ड वाटर डाला है तब आपको मेजरमेंट करना है, तो M2 आया। इसके बाद M2 आ गया, ये तो है डिस्टिल्ड वाटर डालने के बाद, ठीक है। अब जिस लिक्विड की आपको डेंसिटी फाइंड करनी है तो फिर से उस जो डिस्टिल्ड वाटर उसको निकालते हैं, फिर इसके बाद उस लिक्विड को डालते हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, आप एक बार और ध्यान से समझिएगा। क्या किया आपने, आरडी बोतल ली, ठीक है, उसको साफ किया अच्छे से, आपने उसको साफ किया, साफ करने के साथ साथ आपने क्या किया, उसका मास साफ करने के साथ साथ उससे उसका आपने क्या किया, मास जो है उसका मेजरमेंट किया, ठीक है। तो इम्पिटी बोतल का जब मेजरमेंट किया M1 आया। फिर इसके बाद जब आपने क्या किया, उसमें डिस्टिल वाटर डाला, डिस्टिल वाटर के साथ उसका जो मास है M2 आया। फिर आपने डिस्टिल वाटर निकाल दिया, फिर साफ किया अच्छे से, फिर आप इसके बाद जिस लिक्विड की आपको डेंसिटी निकालनी वो वाला फील्ड करते हैं। तो क्या आया, जो फील्ड किया फिर उसका जो मास लेंगे वो क्या आएगा, M3 मास आएगा। तो 3 मास है जो याद रखने हैं आपको। एक बार और देखिए, ध्यान समझिएगा। पहले क्या है, इम्पिटी बोतल का जो मास है, क्या है, इम्पिटी बोतल का जो मास है, तो इम्पिटी बोतल का मास है, क्या है, इम्पिटी बोतल का मास है M1। इसके बाद डिस्टिल्ड वाटर के साथ जो मास आया वो क्या आया, M2 आया। इसके बाद जो लिक्विड के साथ मास आया वो क्या है, M3 आया। तो ये जो तीनों मास हैं आप याद रखिएगा किस तरह से आए। अब अगर आपको मास निकालना है किसका, जो वाटर है उसमें फिल्ड किया आपने, उसका अगर मास निकालना है तो क्या आएगा, M2 माइनस M1 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इम्पिटी बोतल का M1 क्या, इम्पिटी बोतल का मास है, और वाटर के साथ कौन सा M2 है। लिक्विड का निकालना है तो क्या आएगा, M3 माइनस M1। क्यों, क्योंकि M3 क्या है, एक बोतल का मास है, बोतल का मास है प्लस उसका लिक्विड का मास है, तो बोतल का मास क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरह से M2 माइनस M1 किसका मास आ जाएगा, मास ऑफ द वाटर, और M3 माइनस M1 क्या आ जाएगा, मास ऑफ द लिक्विड। इस तरह से दोनों कैलकुलेट होंगे। अब आपने देखा था रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी किस फॉर्म में था, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, साथ में मास भी आया था, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाई मास ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर का मास क्या निकाला आपने, M2 माइनस M1, और जो लिक्विड का मास निकाला, सब्सटेंस का मास निकाला, M3 माइनस M1। तो इस तरह से रिलेटिव डेंसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या आएगी, RD, जो रिलेटिव डेंसिटी क्या आएगी, रिलेटिव डेंसिटी आएगी M3 माइनस M1 मीन्स मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाई मास ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, M2 माइनस M1। तो ये आपने डेंसिटी निकालना है किसकी, आपने जो लिक्विड था उसकी रिलेटिव डेंसिटी आपने फाइंड कर। तो ये है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो एक दो बार आप इसको देखिएगा रिपीट कर करके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाता है। अब इसके बाद हाँ, अब इसके बाद बात करते हैं, देखिएगा कि अगर डेंसिटी लिक्विड की फाइंड करनी है तो डेंसिटी क्या होती है, आप फिर से रख सकते हो कि RD क्या, RD जो क्या रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो रिलेटिव डेंसिटी अभी आपने फाइंड की, इसमें क्या कर दो, वाटर की डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दो, तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस फाइंड हो जाएगी। तो इस तरह से जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये आया। तो इसके बेसिस पर RD बोतल की हेल्प से रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दोनों आपने फाइंड कर ली। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जो आपने सब्सटेंस उसमें फिल किया। तो ये सब। अब इसके बाद कुछ और भी अगर कॉन्सेप्ट अगर नहीं आपको क्लियर हुआ तो एक एग्जांपल की हेल्प से आप इसको समझ लेंगे, बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल क्या है कि एक बोतल है, RD बोतल है, जिसका मास दे रखा है 25.25 ग्राम। जब इसमें पानी फिल करते हैं, वाटर फिल करते हैं, तो इसका मास हो जाता है कितना, 55.75। इसके बाद क्या है कि अब इसमें एक एल्कोहल फिल किया है, तो एल्कोहल जब फिल करते हैं 45.75
50 ग्राम इसका मास हो जाता है। तो देखिएगा पहला मास क्या है एम्प्टी बोतल का 25.25, दूसरा जब वाटर फिल्ड किया तो क्या है 55.75, सॉरी जब अल्कोहल फिल्ड किया तो क्या है 45.50 ग्राम। तो इस तरह से आ गया। अब अगर वाटर का मास निकालना है तो क्या आएगा M2 माइनस M1, यही है ना, M2 माइनस M1। लिक्विड का निकालना क्या आएगा M3 माइनस M1, यही आएगा, है ना। तो वाटर का क्या आएगा M2 माइनस M1 और लिक्विड क्या आएगा M3 माइनस M1, सॉरी ये आ गया। तो देखिए वाटर का हो गया क्या M2 माइनस M1 और एल्कोहल का भी आ गया क्या M2 माइनस सॉरी M3 माइनस M1। तो दोनों ही मास आपने निकाल लिया, वाटर का भी और एल्कोहल का। अब डेंसिटी अगर आपको फाइंड करनी है, क्वेश्चन में क्या पूछा है डेंसिटी पूछा है, किसकी, एल्कोहल की डेंसिटी पूछी है और रिलेटिव डेंसिटी पूछी है, दोनों ही पूछे, रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी पूछी। तो रिलेटिव डेंसिटी आप फाइंड कर लोगे आप, मास ऑफ द क्या होगा इट द रेशियो ऑफ द किसका निकालोगे, मास ऑफ द एल्कोहल डिवाइडेड बाय मास ऑफ द वाटर। तो ये हो जाएगा एल्कोहल की जो रिलेटिव डेंसिटी किस तरह से आ जाएगी M3 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M2 माइनस M1। तो इस तरह से जो रिलेटिव डेंसिटी है वो कैलकुलेट हो जाती है। अब इसके बाद अगर डेंसिटी फाइंड करोगे तो वही सेम रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, जो रिलेटिव डेंसिटी है वो क्या होती है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, लेकिन सब्सटेंस क्या यहाँ पर एल्कोहल है, डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो यहाँ पर जो डेंसिटी आपने निकाली किसमें निकाली है, जो डेंसिटी किसी भी चीज में यहाँ पर रख सकते हो आप, तो क्योंकि सारी चीज ग्राम में दे रखी है तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाली आप डेंसिटी ले सकते हो कि वाटर की क्या होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से मल्टीप्लाई में चली जाएगी तो रिलेटिव डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा और डेंसिटी ऑफ द एल्कोहल भी कैलकुलेट होकर आ जाएगी, जो कि ये आई है। तो ये सब है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है तो एक दो बार और इसको आप समझिएगा अच्छे से, तो और भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके मत करिएगा, पूरा का पूरा जो वीडियो है सारे लेक्चर्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा। जैसा मैंने पहले ही बताया, कोई भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं सारी चीज इसी तरह से निकल के आएंगी, आप इनको पहले एक बार अच्छे से पढ़िएगा समझिएगा। तो ये सब है। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हाइड्रोमीटर। तो एक हाइड्रोमीटर क्या है, हाइड्रोमीटर के बारे में समझते हैं, और इसमें एक लैक्टोमीटर भी है। तो दोनों चीज़ों को समझते हैं, हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर क्या होता है देखिएगा। तो क्या है कि हाइड्रोमीटर एक तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिलेटिव डेंसिटी, किसी भी लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसका जो स्ट्रक्चर वो समझिएगा किस तरह से होता है। इस तरह से ऐसा बना हुआ होता है, नीचे बल्ब होता है। बल्ब में क्या है कि बल्ब में कुछ वेट भरा हुआ होता है, जैसे बल्ब क्या है ये वेट होता है, मरकरी लेड वगैरह इसमें फिल्ड होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि क्या हो जाए इस पे बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाए, ठीक, मतलब ऐसा कि अपराइट हो जाए बिल्कुल, है ना, अपराइट हो जाए, क्या रहे अपराइट हो। और अपराइट के साथ साथ ये क्या हो फ्लोट भी करता रहे। ऐसा नहीं हो कि इसके जो कंटेनर है जिसका आप डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी फाइंड कर रहे हो उसमें कंटेनर में लग जाए, सट जाए, टच होने लगे, नहीं, ये फ्लोट भी करता है, बिल्कुल अपराइट होता है, इस तरह से सीधा होता है हाइड्रोमीटर। तो ये इस तरह से देखो ये दे रखा है, और इसमें अंदर क्या होती है एक स्टेम होता है, इस तरह से एक सिलेंड्रिकल स्टेम होता है। तो सिलेंड्रिकल स्टेम में साथ में इसमें क्या होता है एक स्केल भी होती है जिससे आप मेजरमेंट करते हो रिलेटिव डेंसिटी की, आप डेंसिटी जो डेंसिटी है उसकी रीडिंग ले सकते हो आराम से। तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। अब जैसे कि अगर आपको मेजरमेंट करना है, कोई भी मेजरमेंट करना है, मान लो एक आपका एक जार है, ठीक है, एक जार है, तो एक या फिर एक कंटेनर, उसमें आपने जो लिक्विड फिल्ड कर रखा है उसका आपको मेजरमेंट करना है। तो आप क्या करोगे हाइड्रोमीटर को उसमें डाल दोगे, हाइड्रोमीटर जैसे ही डाल इसमें जाएगा टच नहीं होना चाहिए, इस तरह छोड़ दोगे आप, फ्रीली छोड़ दोगे तो क्या होगा कुछ टाइम बाद वो बिल्कुल इधर उधर होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, इस तरह से अपराइट सीधा खड़ा हो जाएगा, ठीक है। सीधा होने के साथ साथ और जो नीचे वाला पोर्शन होता है जो बल्ब होता है वो जो वेट होता है उसकी वजह से ये क्या होता है कि बिल्कुल फ्रीली फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है, बिल्कुल अपराइट हो जाता है इस तरह से। तो ये सब हो गया। तो इसमें क्या अपराइट होगा, वहां से आप फिर यहाँ से रीडिंग इसकी कैलकुलेट कर सकते हो कि रिलेटिव डेंसिटी इसकी क्या है, ठीक है। जो स्केल होती है एक पेपर स्केल इसके अंदर ही होती है, वो यहाँ पर शो हो जाती है कि इतनी इसकी डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी है, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। तो ये सब है। अब इसके साथ साथ क्या है कि अगर बात करते हैं लैक्टोमीटर की, तो लैक्टोमीटर भी एक टाइप का हाइड्रोमीटर ही होता है। तो इसकी हेल्प से क्या करते हैं, जो मिल्क है, मिल्क की जो प्योरिटी है उसको हम चेक करते हैं। क्या करते हैं, मिल्क की प्योरिटी चेक करने के लिए जो हाइड्रोमीटर यूज करते हैं उसको बोलते हैं लैक्टोमीटर। क्या बोलते हैं, लैक्टोमीटर। तो ये सब है। अब इसमें अब बात करते हैं कुछ और भी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। क्या है कि फ्लोटिंग या फ्लोटेशन एंड सिंकिंग। तो फ्लोटेशन और सिंकिंग क्या होता है,
तो फ्लोटेशन और सिंकिंग को समझिएगा ध्यान से। क्या है कि कोई भी अगर सॉलिड है, कोई भी सॉलिड अगर लिक्विड के पास लेके उसको लिक्विड के ऊपर लेके आएंगे, मान लो इसमें लिक्विड फील्ड है, यहाँ तक आप सॉलिड लेके आए, तो दो केस हो सकते हैं, या तो इसमें सिंक कर जाएगा, अंदर डूब जाएगा, या फिर इसके ऊपर फ्लोट होता रहेगा वो। तो दो ही कंडीशन है। अब दोनों कंडीशन कब एग्जिस्ट करती हैं? मान लो अगर सॉलिड है, सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है, तो सॉलिड की लिक्विड की अगर सॉलिड की जो डेंसिटी है लिक्विड से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, इसमें सिंक्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें डूब जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, सॉलिड की जो डेंसिटी है लेस देन लिक्विड है, तो क्या हो जाएगा, वो फ्लोट करना स्टार्ट कर जाएगा। क्या करेगा, इस पे फ्लोट करेगा। जैसे कुछ एग्जांपल देखिएगा, समझिएगा एग्जांपल क्या है कि मान लो आयरन है, आयरन को अगर वाटर के अंदर डालेंगे, आयरन है, आयरन की कोई नेल है या आयरन की कोई बाल है, उसको वाटर के अंदर डालेंगे, क्या कर जाएगी, वो उसमें डूब जाएगी, सिंक कर जाएगी। लेकिन मरकरी में डालेंगे तो क्या करेगी, वो तैरना स्टार्ट कर जाती है। क्यों? इसका मतलब क्या है कि जो आयरन है, आयरन की डेंसिटी क्या होती है, वाटर से ज्यादा होती है। आयरन डेंसिटी क्या होती है, वाटर से ज्यादा होती है। लेकिन मरकरी से क्या होती है, मरकरी से उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो इस तरह से, इसलिए वो क्या करेगा, उसमें तैरना स्टार्ट कर देगा। तो ये होता है। अब इसके बाद अगर आइस, आपने आइस देखा है, वाटर अगर वाटर के अंदर डालेंगे तो आइस की डेंसिटी क्या होती है, आइस की डेंसिटी लेस देन होती है, किससे, वाटर से। तो इसलिए वो क्या हो जाता है, इसमें वो तैरना स्टार्ट कर देता है, फ्लोट करता है। लेकिन अगर केरोसिन में डालेंगे तो केरोसिन में क्या हो जाएगा, वो डूब जाएगा। केरोसिन के अंदर क्या हो जाता है, वो डूब जाता है। क्यों? क्योंकि जो आइस है, आइस की डेंसिटी होती है ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू केरोसिन, हाइयर डेंसर है ना, मोर डेंसर एज कम्पेयर टू केरोसिन। तो ये हो जाता है। अब इसके साथ एक जो नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है की पॉइंट, की पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट, इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो की पॉइंट में क्या है, कोई भी सब्सटेंस है, अगर कोई भी सब्सटेंस है, तो हम किससे, कोई भी सब्सटेंस है उसकी अगर डेंसिटी हम रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, जो रिलेटिव डेंसिटी हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है, कोई भी सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी कंपेयर हो रही है किसके साथ, वाटर के साथ कंपेरिजन हो रहा है। तो हम वाटर के साथ ही कंपेयर करेंगे। अगर कोई भी रिलेटिव डेंसिटी, अगर रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी सब्सटेंस की क्या आती है, अगर लेस देन 1 आती है, अगर किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 आती है, तो क्या करेगा, वो पानी के अंदर वो तैरता रहेगा, फ्लोट करेगा। ध्यान समझिएगा। एक बार और बताता हूँ कि रिलेटिव डेंसिटी अगर कोई भी सब्सटेंस की, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी जब हम फाइंड करते हैं किससे कंपेयर करते हैं, वाटर से। क्यों? कोई भी सब्सटेंस है, रिलेटिव डेंसिटी अगर फाइंड करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस क्या होता है, रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर 4 डिग्री सेल्सियस, मींस वाटर से कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर जो रिलेटिव डेंसिटी है लेस देन 1 आती है, क्या आती है, लेस देन 1 आती है, तो उस केस में जो सब्सटेंस है वाटर के अंदर क्या करेगा, फ्लोटिंग करेगा, फ्लोट करेगा। अगर रिलेटिव डेंसिटी क्या आती है, ग्रेटर देन 1 आती है, तो वो क्या हो जाएगा, वो उसके अंदर सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। क्या कर जाएगा, वो डूब जाता है। तो ये सब है कुछ एग्जांपल देखिए जिसकी रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, लेस देन 1 होती है। जैसे वुड हो गया, केरोसिन हो गया, या फिर कोक हो गया, कुछ ऑयल्स वगैरह होते हैं, है ना। तो ये सारे क्या है, कॉर्क हो गया, है ना, कुछ और ऑयल्स वगैरह होते हैं जिसकी डेंसिटी क्या होती है, लेस देन 1 होती है। ठीक है, क्या होती है, लेस देन 1 होती है, यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं। और जिसकी ग्रेटर देन 1 होती है, क्या हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सारे एग्जाम्पल है जिसकी जो डेंसिटी होती है मोर देन 1 होती है, जो कि सिंक्ड हो जाते हैं वाटर के अंदर। अब बात करते हैं जैसे कि अगर आयरन और सॉरी आयरन नहीं, अगर बात करते हैं जैसे लिक्विड में है, जैसे वाटर और केरोसिन को जब मिक्स करते हैं तो क्या करेगा, केरोसिन ऊपर आ जाता है, क्या करने लगता है, वाटर के अंदर फ्लोट करना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वाटर है, वाटर हाई डेंसर या मोर डेंसर देन द केरोसिन, या बोल सकते हो कि जो केरोसिन है, केरोसिन क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, लेस डेंसर एज कंपेयर टू वाटर। वो क्या है, लेस डेंसर एज कंपेयर टू वाटर। तो ये डेंसिटी इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो। और फ्लोटेशन और सिंकिंग किस पे डिपेंड करती है, डेंसिटी से आप पता लगा सकते हो किस तरह से है। तो और साथ में देखिएगा कुछ एप्लीकेशंस बात करते हैं फ्लोटेशन की। फ्लोटेशन की कुछ जो एप्लीकेशंस है, तो एप्लीकेशन समझिएगा कहाँ कहाँ किस तरह से इसका यूज किया जाता है। तो एप्लीकेशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशंस भी देखिएगा। तो फर्स्ट की अगर बात करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी अगर क्या है, जैसे कोई कैंडल वैक्स है, तो कैंडल वैक्स की क्या होती है, 0.09 जो रिलेटिव डेंसिटी है वो होती है। तो इसकी क्या है, लेस देन 1 है, तो इसलिए वो क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट है वैक्स से बने होते हैं वो वाटर के ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। एक तो ये एक एप्लीकेशन ये हो गया। जो ऑब्जेक्ट अगर वैक्स से बने हैं, कैंडल वैक्स या वैक्स से बने हुए होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फ्लोट करते हैं किसमें, वाटर। अगर बात करते हैं कि सी वाटर और रिवर वाटर की, तो सी वाटर क्या होता है, हाई डेंसर होता है, ज्यादा डेंसर होता है एज कम्पेयर टू रिवर वाटर। क्यों होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे साल्ट वगैरह मिक्स होते हैं, साल्ट मिले रहते हैं। तो इस तरह से अगर कोई स्विमर है, अगर तैरना स्टार्ट करेगा किसमें, वाटर में,
कौन से वाटर में, सी वाटर या फिर रिवर वाटर में, तो उसके लिए इजीली होगा किसमें, सी वाटर में तैरना आसान रहता है। तो एक तो ये हो गया एप्लीकेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं, जैसे बात करते हैं आइस की, तो आइस क्या होता है, आइस की जो डेंसिटी होती है कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर। तो इन दिस केस क्या है कि अगर जो जैसे आपने देखा सी वाटर में देखा है, तो क्या है कि आइस है, आइस जो बने होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। जो आइस बर्ग्स होते हैं वो सी वाटर में क्या करते हैं, ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो क्या रहती है, काफी कम रहती है एज कम्पेयर टू वाटर, आइस की। तो ये एप्लीकेशन हो गया। इसके साथ साथ एक और देखिएगा एप्लीकेशन, समझिएगा इसको भी। जैसे कि हम बात करते हैं कि रिवर में बात करते हैं और फिर सी वाटर में बात करते हैं। आपने देखा होगा कि शिप वगैरह देखे हैं, जो कार्गो वाले शिप्स होते हैं, कार्गो शिप होते हैं। तो आपने देखा है कि जैसा कि आपको पता है कि भाई डेंसिटी क्या है कि जो सी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, तो कार्गो शिप है, कार्गो शिप होते हैं, तो इसका जो सिंक होने का खतरा भी रहता है, काफ़ी रहता है, खतरा रहता है। तो कार्गो शिप में कुछ जो हल होता है, हमारा जो हल होता है, हल पे एक मार्किंग बना के रखी जाती है, मार्किंग बना के रखी जाती है, जिससे कि जो वो भी मीन्स शिप है वो क्या हो, सबमर्ज ना हो, है ना, सेफ्टी से उसमें चलते रहें। तो इस चीज को देखने के लिए कि भाई सबमर्ज ना हो, डूबे ना हो उसमें, इस सेफ्टी को, इस चीज को ध्यान में रखने के लिए मार्किंग की जाती है, हल पर मार्किंग की जाती है कि कितना, कहाँ तक ये सेफ हो सकता है ना, कहाँ तक ये किस सेफ्टी, एक लाइन यहाँ पे जैसे एक लाइन बना दी कि अगर यहाँ तक ये जा रहा है ना, यहाँ तक यहाँ तक अगर मार्किंग हो जाती है, अगर यहाँ तक मार्किंग हो जाती है तो इससे क्या हो सकता है, डेंजर हो सकता है। इस लाइन के थ्रू अगर इससे जाना हो सकता है तो रिस्क रहता है कि वो शिप है क्या कर जाएगा, उसमें सिंक कर जाएगा। जैसे कि अब प्लम सोल, इस लाइन को जहाँ पे मार्किंग की जाती है, जो लाइन्स होती है इस तरह से लाइन होती है, इनको बोला जाता है प्लिम सोल्स लाइन्स, क्या बोला जाता है, प्लिम सोल्स लाइन। तो अगर इसकी बियॉन्ड जाता है, इस लाइन की जो प्लिम सोल्स लाइन, इसकी बियॉन्ड अगर जाता है जो वाटर का लेवल है, तो इससे पता चल जाता है कि भाई रिस्क है, क्या है कि जो शिप है उसके जो लोडेड शिप है, इससे ज़्यादा अगर लोडेड है तो इसका मतलब क्या है कि भाई पता चल जाता है कि सिंक होने का खतरा है, कि भाई ये डूब सकता है ये। तो ये एप्लीकेशन है जो कि शिप वगैरह, कार्गो शिप वगैरह में हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम इनका यूज़ करते हैं। तो अब देखिएगा, समझिएगा, और भी चीज़ें देखिएगा ध्यान से। अब इसके बाद बात करते हैं कि वेरिएशंस ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ किस तरह से जो डेंसिटी है उसमें वेरिएशन होता है। तो इस चीज़ को देखिएगा कि क्या है कि कोई भी अगर मैटर है, कोई मैटर किसी फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी फॉर्म में भी है, जैसे हम उसको हीट करते हैं तो हीट करने के साथ साथ उसमें क्या होता है, एक्सपेंड होता है। वो हीट करने के साथ क्या होता है, एक्सपेंड होता है। और कूल करने के साथ वो क्या होता है, कंप्रेस्ड होता है ना, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होता है। हीट जैसे करेंगे तो वो क्या होगा, एक्सपेंड होगा, या कूल करेंगे उसको, टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये जो दो फाइनामेना है, याद रखिएगा, कोई भी मैटर, सारे मैटर में क्या होता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। कहीं कहीं कुछ जो बुक्स वगैरह दे रखा हो, जो सॉलिड है बिल्कुल भी एक्सपेंड नहीं होते, ऐसा नहीं है, नेग्लिजिबल, मतलब होते हैं, माइनर, बहुत कम एक्सपेंशन होता है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हीट इंक्रीज कर देंगे, लेकिन थोड़ी बहुत अगर हीट कर रहे हैं हल्का सा, तो उससे इतना जो एक्सपेंशन वो नहीं दिखेगा, ठीक है, दिखता नहीं है। लेकिन क्रैक्स वगैरह जैसे पड़ जाते हैं, जो ब्रिज वगैरह हैं, ये क्रैक्स वगैरह देखे आपने, रोड वगैरह बनते हैं तो रोड वगैरह में स्पेस छोड़ देते हैं बीच में, अगर छोटा सा क्रैक आ गया, क्यों, क्योंकि उसमें भी एक्सपेंशन होता है, बहुत ज़्यादा हीट अगर हीट अप हो गया, गर्मी के मौसम में क्या होता है कि एक्सपेंशन होता है, और सर्दी में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो सॉलिड में भी एक्सपेंशन होता है, लेकिन थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। तो जैसे ही अगर एक्सपेंशन होता है, मीन्स क्या है, एक्सपेंशन हुआ तो मास तो क्या है, फिक्स मास में अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे, फिक्स मास में अगर वॉल्यूम को इंक्रीज अगर कर देंगे तो उसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे, अगर जैसे कि हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और अगर वॉल्यूम अगर डिक्रीज करेंगे सेम मास में तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, जैसे कि दे रखा है डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये दे रखा है। तो मास क्या है, कांस्टेंट है, तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। वॉल्यूम की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर वॉल्यूम को कम करेंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये रिलेशन होता है, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये होता है कि इसमें ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैटर किसी भी फॉर्म में हो, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो अब क्या है कि जो डिफरेंट डेंसिटी है, जैसे कि अगर जो लेयर होती हैं गैसेस और सॉलिड